अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और आज का जो प्रोग्राम है, हमने आज गुफ्तगू करनी है कश्मीर के हवाले से। आपको पता है जम्मू और कश्मीर का जो इशू है उसके ऊपर हम अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें हमें इंटरनेशनली सपोर्ट क्यों नहीं मिल रही। हम लोग इसके ऊपर बड़ी तगोदो करते हैं, इसके बारे में बात भी करते रहते हैं, हमारी हुकूमतें भी बात करती रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे इसकी सपोर्ट हमें नहीं मिलती उतनी जितनी कि हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि एक जेन्युइन इशू है, ह्यूमन राइट्स का इशू है, बहुत बड़ा एक इशू है, लेकिन उसके ऊपर सपोर्ट क्यों नहीं मिलती। हत्ता कि हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं वो भी हमें उस तरह सपोर्ट नहीं करते जिस तरह कि उन्हें करना चाहिए। जिस तरह हम फलस्तीन के मामले में यकसू हैं, इस तरह हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं वो इसमें यकसू क्यों नहीं है, क्यों सपोर्ट नहीं मिलती है। इसका आज हम तजिया करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं यूके से हमें ज्वाइन कर रही हैं नीमा अहमद महजूर साहिबा, जो कि जर्नलिस्ट हैं और बीबीसी के साथ भी काम कर चुकी हुई हैं, और इसके अलावा आजकल ये इंडिपेंडेंट के लिए भी लिख रही हैं और बड़ा अच्छा लिखती हैं माशाल्लाह। नीमा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने बात की कि हमें सपोर्ट क्यों नहीं मिलती, और उसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों हम इतने पीछे हैं, क्या हमारी अपनी कोताहियां हैं या कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। प्लीज। जी, इसरार, इसमें आपको सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा कि 47 के बाद से जो सूरत हाल पैदा हुई, और उसके बाद जो इंडिया का एक मौकिफ है, आप देखेंगे कि वहां पे अभी तक उनके मौकिफ में कभी चेंज नहीं आया है। उन्होंने डे वन से कहा है कि कश्मीर जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। उसके मुकाबले में अगर आप देखेंगे कि जब 71 की जंग हुई उसके बाद से सिचुएशन बहुत चेंज हो गई, बल्कि उससे पहले भी जब ताशकंद मुआहिदा हुआ था, और ताशकंद मुआहिदे के बाद ही जब कश्मीर से एक डेलीगेशन गया था पाकिस्तान, और अयूब खान से मिला था वो डेलीगेशन, और जिसमें बल्कि गौहर अयूब ने मुझे खुद कहा है कि गौहर अयूब, ये जो अयूब खान थे, वो चाह रहे थे कि एक कन्फेडरेशन बने, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, वो सारे इस तरह, और कश्मीर वगैरह शामिल करके वो मसाइल को हल करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो चेंज है पाकिस्तान के मौकिफ में, और खास तौर से जो शिमला माहिदे के बाद जो चेंज आई है, और इसको एक बैनुल अक़वामी मसले के बजाय अब बाहमी मसला जब बनाया गया, चाहे वो क्या सर्कमस्टेंसेस थे और किस तरह से वो बना उस वक्त, उसके बाद से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो है वो हमेशा इस बात पे गई कि ये एक बाहमी मसला है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और ये इंटरनेशनलाइज नहीं होना चाहिए। और जब भी कश्मीर में कोई मसला हुआ तो हमेशा आप देखेंगे कि जो सुपर ताकतें भी हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा है, उस वक्त भी ये आवाजें आ गई कि इस कश्मीर का मसला है, लेकिन इसको बाहमी तौर पे हल करना चाहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को। और मीडिएशन का जहां तक ताल्लुक है कि फ्रॉम 71 ऑनवर्ड्स, उसका बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा का रोल भी जो है, जब शिमला एग्रीमेंट हुआ उसके बाद से थोड़ा सा कम अक़वाम मुत्तहिदा ने इसमें मुदाखलत कम की। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा के जो ऑब्जर्वर्स ऑफिसेज हैं, ग्रुप्स हैं, वो अभी आज़ाद कश्मीर और वादी में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद दोनों की इंटरफेरेंस बहुत कम रही। तो अब फिर उसके बाद से फिर हम 89 पे आते हैं, जब कश्मीर में जो है मुसल्लह तहरीक शुरू हुई। उसके बाद से ये फिर वापस आ गया एक तरह से अक़वाम मुत्तहिदा में, और अक़वाम मुत्तहिदा ने उस वक्त भी बार बार ये बात कही कि इस मसले को बाहमी तौर पे हल करना होगा। इंडिया हमेशा आप देखेंगे कि जब भी कोई कश्मीर में मसला होता है तो पाकिस्तान भी और इंडिया भी जब दूसरे ममालिक में जाते हैं, हमेशा वहां से इनको कहा जाता है कि भाई बाहमी मसला है, इसको हल करिए। और इंडिया इस पे हमेशा जोर देता रहा है कि शिमला एग्रीमेंट के बाद ये बाहमी मसला हुआ, और मैं पाकिस्तान के साथ हम मिलजुल के इस मसले को हल करेंगे। लेकिन वो एक तरह से टाइम बाइंग एक टैक्टिक्स, एक मैनेजमेंट है जिस तरह से किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की इसको इंटरनेशनलाइज करने और उसमें
थोड़ी सी उसकी भी कोताही बहुत है कि वो बीच में काफी उनकी जो लॉबिंग है या सिफारतकारी है वो बहुत कमजोर रही। और इस वजह से आप देखेंगे कि पिछले साल जब 5 अगस्त का डिसीजन हुआ, उसके बाद से और वो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत हो रही है, हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच या अमेरिकी कांग्रेस में या यूरोपीय पार्लियामान में बहुत कश्मीर पे बातचीत की गई, लेकिन फिर बार बार बात कही जाती है कि बाहमी मसला है, इसको इस तरह से हल किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब से अब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने ये मसला उठाया और इसकी तरफ तवज्जो दिलाई, तो फिर ये आवाजें आना शुरू हो गई कि अब ये आलमी मसला दोबारा बन गया है और जो सूरत हाल है कश्मीर में, लेकिन उस पे अब अभी तक जो आलमी बिरादरी है उसकी तवज्जो क्यों नहीं है, उसको मसले को हल करने के लिए वो इतने इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, इसके बहुत सारी ये सारी वजूहात हैं। अच्छा, एक आपने जिक्र किया कि कमजोर सफारतकारी है, और कमजोर सफारतकारी को जरा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या हमारी कमजोरियां हैं सफारतकारी में और किस तरीके से उनको हैंडल किया जा सकता है मजीद। नहीं देखिए, हम तो नहीं बता सकते हैं कि ये तो, मैं तो सिफारतकार नहीं हूँ कि मैं बताऊं कि कैसे सिफारतकारी करनी है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो अमेरिकी सेनेट है, अमेरिकी कांग्रेस है, बरतानिया की पार्लियामान है, यूरोपीय पार्लियामान है या यूरोपीय मुल्कों की जो पार्लियामेंट्स हैं, अगर आप वहां पे देखेंगे तो वहां आप इंडिया का काफी असर रसूख देखेंगे। और कश्मीर पे जो उनकी मुसलसल और उस जिसमें एक कंसिस्टेंसी है, एक कॉन्टिन्यूटी है, उस मसले के हवाले से जो वो बात कर रहे हैं इन ममालिक से, मुझे लगता है कि उसमें उन्होंने कभी कोताही नहीं की। इंडिया ने वो अपना इसमें होमवर्क करते रहे और इन मुल्कों के साथ बराबर कांटेक्ट में रहे, इस पे बात करते रहे, कश्मीर में हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से इस मसले को हम, चूंकि अपना इंडिया का मौक़िफ़ एक इंटीग्रल पार्ट है, हम इस मसले को खुद इसका हल तलाश करेंगे। तो वो हमेशा से जो उनकी जो डिप्लोमेसी है वो साफ जाहिर दिखाई देती है। बल्कि 5 अगस्त 2019 का इतना बड़ा डिसीजन होना कि एक तरह से आपने एक पूरे खित्ते की, जिन्होंने 47 में मान लीजिए कि महाराजा ने एक्सेशन किया है इंडिया के साथ, उसके बाद आप इस खित्ते को आजादी के बदले में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गारंटीज दे रहे हैं और एक स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं, और इतने सालों के बाद आप उसको वापस ले रहे हैं, और वो भी यहाँ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली नहीं करवा रही है, उसमें उनका कोई रोल ही नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट में बैठ के आप इसको खत्म कर रहे हैं एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत। तो डेमोक्रेसी जिसे हम समझते हैं, उसमें इस तरह से काम नहीं होता है, बल्कि एक तरीके से काम होना चाहिए था अगर यही करना था, जो नहीं हुआ। बल्कि इसको कश्मीरियों ने कहा कि ये तो एक तरह से लूट मार मची है, कि ये डेमोक्रेसी तो नहीं हुई, ये तो मार्शल लॉ है कि आप पार्लियामेंट में बैठ के इस पे ऐलान करते हैं कि हमने कश्मीर का सारा कुछ खत्म कर दिया। अगर उस पर अगर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को सामने आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि एक रियासत के साथ अगर इल्हाक के वक्त ये वादा किया गया है, उसको स्पेशल स्टेटस, उसका अपना आईन, उसका अपना परचम, उसकी अपनी आइडेंटिटी, उसको उसकी गारंटी दी गई है, लेकिन आप उसको खत्म कर रहे हैं, और ये भी खत्म कर रहे हैं, इसमें वन साइडेड ये फैसला है। कश्मीरियों में कोई आपके साथ तो है ही नहीं, इस पे कोई बात ही नहीं हुई है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उस पर भी चुप साध दी। वो इसलिए कि इंडिया ने इस पे पहले ही बहुत होमवर्क किया था और सारे इन मुल्कों को समझाया था कि मैं जो ये कर रहा हूं, ये मैं अपने मुल्क की भलाई के लिए, अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, और जो वो टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म, ये सारी बातें हैं, उसका हवाला देके उन्होंने जब बात की है, तो जब आप कहीं पे भी किसी भी इंटरनेशनल फोरम में इस्लामिक टेररिज्म कहते हैं, तो सब उसकी आड़ में जो कुछ आप करना चाहते हैं वो आप फलस्तीन में भी देख रहे हैं, वो आप कश्मीर में भी देख रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल है। तो इन मुल्कों ने भी कहा कि हो सकता है
कि इंडिया का मौकिफ सही है और वहां पे है इस्लामिक टेररिज्म, और उसको खत्म करने के लिए अब ये 5 अगस्त 2019 का फैसला है और इसको हमें देखना चाहिए कि भारत इससे कैसे निपट लेगा। अब 1 साल के बाद हमें देखना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त भी बहुत सारे ममालिक हैं जिनको बात करनी चाहिए थी, खासतौर से इस्लामी ममालिक हैं, वो भी बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ आप इसमें समझ सकते हैं कि भारत ने अपने मौकिफ की जो उसके लिए सपोर्ट हासिल करने की जो सही की है, वो उसमें किसी हद तक कामयाब है, जो पाकिस्तान ने नहीं किया। या तो पाकिस्तान को ये बात बताना नहीं आता है, या तो ये सिफारतकारी नहीं आती है, या तो वो लोग जो हैं, जो आगे हैं, जो इस बात को दूसरे मुल्कों तक पहुंचा रहे हैं, उनको बात करनी नहीं आती है कि असल में मसला क्या है। और इस मसले की आड़ में जो इस्लामिक टेररिज्म का नाम लिया जाता है, उससे कश्मीरियों को वो जो वायलेशंस है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, वो किस तरह वहां पे हो रही हैं, और इस पे बात करने के लिए अभी तक हमने नहीं देखा तुर्की और मलेशिया के बगैर कोई बात कर रहा है। अच्छा, इसमें आपने जो जिक्र किया कि किस तरीके से इस्लामी ममालिक ने भी नहीं इसमें सपोर्ट किया, ये तो मुझे पता है कि हमारी जो सफारतकारी है वो कोई आइडियल लेवल पे नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि हमारे जो सफारतकार हैं वो नॉर्मली जाके वहाँ पे जरा सैरें शैरें कर रहे होते हैं, उनको ज्यादा काम से दिलचस्पी कम ही होती है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मसला ये है कि ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक इतना बड़ा ह्यूमन राइट्स का इशू है, इतना बड़ा इंटरनेशनल इशू है, उसके ऊपर तो सफारतकारी जो है वो तो बहुत आसानी से आपको हेडवेज मिलने चाहिए, आपको उसमें कामयाबी मिलनी चाहिए। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो इस्लामी ममालिक का केस है वो क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? क्योंकि अच्छा चले, इंडिया को तो उन्होंने डरा दिया, इंडिया ने कहा जी कि यहाँ पे इस्लामिक टेररिज्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। उससे कोई मुसलमान ममालिक सऊदी अरब वगैरह को या किसी और को तो कोई खतरा नहीं होना चाहिए, वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे कश्मीर को और पाकिस्तान को? देखिए, इस्लामिक दुनिया की भी आपको अब इसका पस मंजर देखना होगा कि इस वक्त जो इस्लामिक वर्ल्ड है, वो चाहे अरब कहिए या अजम कहिए, वो सारे बिखरे हुए हैं और कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है। इस्लामिक दुनिया में भी इस वक्त 3 धड़े हैं। एक तो आप देखेंगे कि सऊदी अरब का एक, आप ईरान का देखेंगे वो एक, और फिर तुर्की इस बीच तुर्की में जो निकल के आ रहा है कि इसलिए कि वो जो सल्तनत उस्मानिया का दौर था, वो उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है और पूरी इस्लामिक वर्ल्ड पे अपनी छाप डालना चाहता है और असर रसूख पैदा कर रहा है तुर्की। यहाँ से जो ईरान है, वो अपना जो उनकी आइडियोलॉजी वो उसको आगे ले जा रहे हैं। सऊदी अरब अपना जो है, हालांकि और 9/11 का जो वाकया हुआ, उसकी वजह से आप देखेंगे कि इस्लामिक ममालिक को कम से कम कश्मीर के मामले में, फलस्तीन के मामले में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए था। लेकिन 9/11 के बाद से जो सूरत हाल पैदा की गई और जो दुनियाई सियासत में एक तगय्युर जो पैदा हुआ, उसकी वजह से इन इस्लामी मुल्कों को इतना डराया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग भी आप देखेंगे जो बड़े बड़े इन मुल्कों में ओहदों पे हैं, वो खुद से इस्लाम ही नहीं जोड़ रहे थे, इतना डरा दिया गया। और जो फिर 9/11 में जो शामिल थे वो सऊदी से बहुत ज्यादा थे, और उसकी वजह से सऊदी जो है अमेरिका के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं, उसको भी आपको मद्देनजर रखना होगा। तो इस वजह से आप देखेंगे कि ये मुल्क जो है, जब इनसे भी कहा जाता है, क्योंकि अरब स्प्रिंग जब आया था, तो वो सऊदी तक पहुंचते पहुंचते क्यों रुक गया? इसलिए कि सऊदी भी फिर वहां पे इस तरह की बात होती है कि इस्लामिक टेररिज्म, जब इस्लामी ममालिक भी समझते हैं कि अंदर से कोई टेररिज्म आ रहा है, अंदर से अगर इस्लामिक कंट्रीज में देखिए कि आवाजें आ रही हैं रिफॉर्मेशन की, इसराह कीजिए अंदरूनी सतह पे, लोगों को वेलफेयर स्कीम्स दे दीजिए, लेकिन उसको भी आप देखिए कि बहुत सारे इस्लामी मुल्कों में उनको टेररिज्म से गर्दाना जाता है। आप मीडिया के लोगों को देखिए, कैसे उनका कत्ल होता है जब वो बात करते हैं और लोगों की बात करते हैं। तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस, इस तरह की जोर जबरदस्ती ज्यादतियां जब होती हैं, तो ये सारा मामला जो है, ये
इस तरह एक विशियस साइकिल बन गया है। वो चाहे ये जो इस्लामी ममालिक हैं, इनके रिलेशंस, फिर अमेरिका, इसराइल, इंडिया, ये सारा, ये पूरा एक सर्कल जो बन गया है। इसकी वजह से देखेंगे कि ये इस्लामिक ममालिक अलग अलग ब्लॉक्स में अब बट गए हैं, और जिस ब्लॉक के साथ जिसकी मतलब अमेरिका अगर या इसराइल की पॉलिसी जो है वो इंडिया के मुशाबे है और इंडिया को सूट करती है, तो सऊदियों का भी देखेंगे कि वो भी इस तरफ जा रहे हैं। तो ईरान के खिलाफ चूंकि पूरी जो है सऊदी या दूसरे जो उनके हामी ममालिक हैं, तो ईरान ईरान का आप देखिएगा एक नया डायरेक्शन है। तुर्की लेकिन इसमें ये इसमें देखें, इसमें नईमा जी, इसमें जो सूरत हाल है, ये जो अभी ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये तो अभी हम रिसेंट फिनोमिना देख रहे हैं, लेकिन कश्मीर के ऊपर सपोर्ट का जो हाल है वो तो कई सालों से इसी तरह चल रहा है। कोई सपोर्ट नहीं आ रही सऊदी अरब की तरफ से। देखे ना ओआईसी का क्या मामला हुआ। ओआईसी जो है वो बिल्कुल एक डेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कोई वजूद है ही नहीं सिवाय पेपर्स के ऊपर, या प्रोटोकॉल्स लेते हैं या खाते पीते हैं और याशी करते हैं, और उसका कोई काम ही नहीं है। तो जब ये सूरत हाल होगी, तो ये पिछला एक पूरा पैटर्न चला आ रहा है, ये कोई अभी रिसेंट फिनोमिना तो नहीं है ना। नहीं, देखिए पहले तो एक ये था कि मुसलमान ममालिक जो थे इतने कमजोर थे कि वो, और इतने बिखरे हुए हैं, एक दूसरे से यूनाइटेड नहीं थे। लेकिन जब फिर ओआईसी बनी थी तो ये एक उम्मीद बंदी थी कि अब सारे मुस्लिम ममालिक जो है एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए हैं और इनके जो मसाइल हैं मुत्तहिद होकर उन मसाइल का हल तलाश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि ओआईसी का आपने हाल देखा कि इनके अलग अलग पॉलिसियां जो अलग अलग मुल्कों के साथ है वो इनकी अपनी इंटैक्ट है, उसमें ये कहीं पे चेंज नहीं ला रहे हैं। लेकिन फिर ओआईसी को बनाना, इसका क्या मतलब है? आपको ओआईसी तभी आगे देखिए, यूरोपीय यूनियन जब बना था तो इसमें जब ममालिक शामिल हो गए तो इनकी एक पॉलिसी हुई। एक वक्त हो गया जब इनकी एक करेंसी बन गई, जब इनकी ये जो वीजा रिस्ट्रिक्शंस आप देखेंगे वो कहीं पे नहीं थी। तो ये पूरी तरह से अगर आप देखेंगे इन अ रियल सेंस एक ब्लॉक ऐसा बन गया कि जहां पे आप देख रहे थे अगर आप बर्तानिया में थे तो जर्मनी में आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। वो चाहे मजहब हो, वो चाहे कल्चर हो, वो चाहे लैंग्वेज हो, तो बहुत सारी चीजें इनकी जो मिक्स हो गई और एक मुत्तहिद एक होकर ये यूरोपियन ब्लॉक बना, और उसकी वजह से आप देखेंगे इनकी इकोनॉमी। लेकिन ओआईसी उसको बनने भी नहीं दिया क्योंकि पीछे से जो बहुत सारे ममालिक हैं वो मुत्तहिद तो होने नहीं देंगे मुसलमानों को। लेकिन मुसलमानों की अपनी जो कमजोरियां हैं वो, कि बादशाहत को भी कायम रखना है आपको, और मुल्क में जो कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको ह्यूमन राइट्स में आप गर्दान सकते हैं, उस पे भी आपको काबू पाना है, उस पे भी पर्दा रखना है। तो तो बेसिकली जब ये बेसिकली फिर सारी आप यही चीजें कह रही अंदरूनी हैं, है तो बेसिकली बेसिकली आप ये कह रही हैं कि जो हमारी मोस्ट ऑफ द लीडरशिप है, तमाम ममालिक में से मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज की जो लीडरशिप है, इट इज कंप्रोमाइज्ड। इनके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि ये मुस्लिम इश्यूज के ऊपर लेके बात करेंगे, ये सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखेंगे, क्योंकि इनके किंगडम्स हैं, इनके कुछ और मामलात हैं, इनकी स्ट्रिंग्स पीछे से कोई और हिला रहा है। सो बेसिकली दे आर कंप्रोमाइज्ड। देखिए, अगर आप देखेंगे इस वक्त जरा आपको नजर आएगा कि एक तरफ से जो टर्की है तो उसने अपने आप को जरा प्रोजेक्ट करना शुरू किया है कि मैं अलग एक मुल्क हूं, और जो टर्किश प्राइड है, टर्किश हिस्ट्री है, जो उस्मानिया सल्तनत का जो शानदार दौर है उनका, उसको वो कोशिश करें रिवाइव करने की। लेकिन अगर दूसरे ममालिक की तरफ आप देखेंगे, वो आपको नजर आएगा उनकी अंदरूनी पॉलिसी आप देखेंगे कि वो अंदर से पहले उनको अपने अपोजिशन पार्टी से खतरा है। जो एक दो बंदे शुरू हो जाते हैं कि चैलेंज करने के लिए कि भाई बादशाहत इसके पास है या हुकूमत इसके पास है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हाँ, और इसी हाँ, वजह से देखेंगे कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसीज जो है वो थोड़ी ये लोग बनाते हैं, इनमें अक्सर वही पॉलिसियां हैं कि भाई देखिए, मैंने एक किताब रिसेंटली पढ़ी थी, वो अरब एक है, आई डोंट रिमेम्बर नेम। उन्होंने लिखा था कि जो अरब बाज ममालिक हैं वो सिर्फ हथियार खरीद के कहीं पे डेजर्ट में उसको जमीन बुर्द करते डंप हैं, डंप कर देते हैं, डंप डंप कर करते देते हैं, और उनको हैं। पता भी नहीं होता। इसलिए वो सिर्फ एक रिलेशनशिप कायम रखने के लिए वो नहीं, हथियार वो उनको खरीदते उनको हैं। तो उनको सिर्फ वो डंपिंग ग्राउंड्स हैं। वो जो हथियार मिलते हैं उनको, वो जाके डब्बे उनके खोलते भी नहीं हैं, कार्टन्स के होते भी कार्टन नहीं वहां है। पे जाके दबा देते हैं।
तो जब सही कह जब रही हैं। ऐसी सूरत हाल है, तो जब इसमें आप इनकी फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है? कि आप देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उन्होंने अभी रिसेंटली इसराइल के साथ रिलेशनशिप कायम किया, तो वो ओआईसी में शामिल नहीं है। अगर ऐसा करना था तो क्या आप सारे ओआईसी को एक साथ जमा नहीं होना चाहिए था? क्या इस पे ठीक बात बात। नहीं पहले करनी चाहिए थी? एक स्ट्रेटजी नहीं बनानी चाहिए थी? अगर यही करना था, अगर कम से कम सारे ममालिक इस पे बात करते, लेकिन आप इस पे बात नहीं कर रहे हैं। आप अलग अलग से अपनी पॉलिसी, जो कोई पीछे से कह रहा है आप हमारे साथ मिलके ये करें। अभी आपने देखा सूडान, सूडान में अभी देखेंगे आप, वहां पे जो इस्लाम और स्टेट, जो रिलीजन और स्टेट, उसको जो अलग किया, तो ये सारे ममालिक आप देखेंगे किस तरह से अलग अलग डायरेक्शन हाँ ले रहे हाँ। हैं। लेकिन और अभी अभी देखे ना, इनकी अभी उन्होंने कोसोवो को भी प्रेशर डाल के तो उसे भी वो करवा लिया। करवा लिया, तो ये हाँ सारे हाँ जो है पीछे किसी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जो हाँ। चला रहा है। और ये इस्लामिक अच्छा, मैं ममालिक मैं जो साथ है। साथ एक दो क्वेश्चंस भी ले लूं। हमारे जो काफी दोस्त हैं वो कर रहे हैं। एक तो ये है कि हमारे दोस्त ये यूजीन कर्नर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, अब पाकिस्तान में आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि बिफोर आई केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आई हैड नेवर हर्ड ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट इन कश्मीर. It's simply never mentioned on any news channel in my country. Very strange. It is very strange because हाँ, our diplomacy is very weak. So that is yeah, the reason. because I don't know the people who live in Canada, they have any realization what's happening in the Kashmir. It is only for the last few years that Kashmir has been in the limelight and in the news. That's why he didn't hear anything about Kashmir. तो अब और ये ये और ये वो एक और देख, हमारे दोस्त हैं, इसलिए ये वो लाल मीडिया प्रार्थना कह हमारा, रही हैं कि हाउ कैन इट बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑस्ट्रेलिया, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ मुस्लिम उम्मा इन एशिया, दे आर सप्रेस्ड ड्यू टू रिलीजन लाइक पैलेस्टाइन चेचनिया. ये बिलाल, ये बात नहीं है. बात ये है कि जो कर्नल बात कर रहे हैं यूजीन, वो ये कह रहे हैं कि वहां पे हमारी डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए थी कि वहां पे न्यूज में खबरें आती, वहां पे हमारा मीडिया वहां पे कुछ रोल प्ले करता, पॉलिटिशियंस के साथ हम बात करते, वहां के मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते, और वहां पे जाके हमारी जो ये डिप्लोमेसी अगर स्ट्रांग होती तो कश्मीर के बारे में खबरें आती. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. क्यों नहीं मैं नहीं, जी? इस पे इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जी. देखिए हर एक मसले को आप मजहब के साथ मत जोड़ दीजिए। हाँ और हाँ. कश्मीर का मसला भी जो है, वो कश्मीर का मसला इस्लामिक तहरीक नहीं थी, ना कोई इस्लामिक टेररिज्म जिसको आप ये कह रहे हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट है, तो इंडिया ने अपना मौकिफ यही दिया दुनिया को कि वहां पे चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, अगर इनको आजादी दी जाती है तो ये बहुत स्ट्रांग एक और मुसलमान मुल्क जो है मेरी सरहद पे कायम होगा। दूसरी बात कि अगर इन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया तो पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा और मेरे लिए मसला होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान वगैरह ये जो इस तरह की तहरीकें हैं, ये वहां पे बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगी और इससे जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनके लिए खतरा पैदा होगा। तो इस मौकिफ को बहुत सारे मुल्कों ने माना, इंक्लूडिंग इस्लामिक ममालिक। लेकिन जो ये अभी पराचा साहब बात कर रहे थे, मैं इनको कहना चाह रही हूँ, यही तो हमारी खराबी है कि हम बात हमेशा करते उम्मा उम्मा उम्मा, लेकिन हमारी उम्मा कहाँ है? वो तो कहीं और है, उनके फॉरेन पॉलिसीज डिफरेंट है, अपने अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसीज तरतीब दी है। तो इस्लामिक उम्मा कहीं नहीं है, उसको उम्मा का हाल देखिए ना नईमा जी, उम्मा का हाल ये है कि यूएई ने अपने तैयारे भेजने का ऐलान कर दिया ग्रीस के हक में तुर्की के खिलाफ. अब अब ये तो हालत है. ये तो ये तो हालत है. हालत है। अब आप हाँ ये देखिए, हाँ. लेकिन इसमें हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई रिमोट कंट्रोल, मैंने भी कहा कि रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में, लेकिन ठीक है. अब ये बताइए कि मुसलमान क्या इतने कमजोर हैं, और खास तौर से अरब ममालिक में जिनके हाँ, पास इस अल्लाह ताला ने इतनी सब कुछ दिया. सब कुछ दिया है, तो इतने कमजोर होके वो अपने लोगों के लिए कोई काम नहीं करते, लेकिन किसी और के लिए आप देखिए कि हाँ. उनके साथ आप अच्छा तिजारत, अच्छा, एक और कॉमर्स, चीज जरा मुझे सारा आखिर में ये बताएं. एविएशन। एक एक आखिर में एक चीज बता दें कि जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, ये दुनिया के जो बड़े बड़े इश्यूज हैं जिनके ऊपर लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं, वो हमारे माशाल्लाह जो जहाँ पे आप रहती हैं बरतानिया का तोहफा है.
ये जो कश्मीर का इशू है, इसके ऊपर कोई शर्मिंदगी, कोई इस तरह की कोई रिपेंटेंस, कोई यूके में आप देखती हैं कि इसको हल करने का कोई इनका कोई प्लान हो कि भाई हमने ये शुरू किया था, वो फेस्टर करता करता यहाँ तक पहुंच गया है, दुनिया का एक न्यूक्लियर हॉटस्पॉट बन चुका हुआ है, तो कोई इस तरह की फीलिंग वहां पे आपको नजर आती है? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो ओवरऑल ये चाहे यूके है, यूएस है, बाकी सारे ममालिक हैं, वो इंडिया ने उनसे कहा होगा कि हमें टाइम दे दीजिए, हम इस मसले का हल तलाश करेंगे और देखेंगे कि मुझे यहाँ पे इस्लामिक टेररिज्म खत्म करना है। और आप देखेंगे कि हर रोज कश्मीर में 2-4 वो जो 1-2 एनकाउंटर्स भी होते हैं, उसमें 2-4 नौजवान भी मारे जाते हैं, तो ये लिस्ट फिर भी वो बताते हैं फराहम उनको। होती है। तो ये जो ममालिक हैं, ये समझ रहे हैं कि वहां पे इस्लामिक टेररिज्म है, जिसको इंडिया इस वक्त जिससे निपट रहा है। लेकिन इसमें होना चाहिए था कि कम से कम दूसरा मुल्क जो है, अगर वो इस कॉन्फ्लिक्ट का फरीक है, वो हाँ, वहां से स्टडी करके और ये रिपोर्ट्स देता कि देखिए वहां क्या हो रहा है। वहां पे इस्लामिक टेररिज्म नहीं है, वहां हिंदू रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, मुसलमान रह रहे हैं। हाँ, मुस्लिम मेजोरिटी में है, लेकिन वो हमेशा जो सेकुलरिज्म की रिवायत रही है कश्मीर में, वहां की मिसाल गांधी ने दी थी कि मैंने सिर्फ रे ऑफ होप जो है सेकुलरिज्म की, वो कश्मीर में देखी है। तो लेकिन आपने देखा कि दूसरा यहाँ पे कश्मीरियों को तो बात करने की इजाजत ही नहीं है, न तो कभी हाँ, इंडिया ने दी, न तो कभी पाकिस्तान ने दिया इस बात करने की। अदरवाइज कश्मीरी अपनी बात कर सकते थे। लेकिन अगर अब दूसरी तरफ से पाकिस्तान कह रहा है कि मैं इस कॉन्फ्लिक्ट का एक हिस्सा हूं, एक फरीक हूं, लेकिन उसने इसका तोड़ करने के लिए क्या किया? उसने क्या हाँ, कहा कि क्या वाकई इस्लामिक टेरर, उसको भी बाकी मुसलमान मुल्कों के समेत जब कहा जाता है इस्लामिक टेररिज्म, और वो डर जाता है, खौफ में रह जाता है, जो हमने देखा है ठीक बात। पिछले कई सालों से। तो ये सूरत हाल जब है, तो अब आप ही बताइए कि दूसरे ममालिक जो है इस्लामिक ममालिक, वो क्यों हाँ, साथ देंगे? वो क्यों उनको सपोर्ट तो, करें? हाँ, इसके लिए आपको बाकायदा काम करना था हाँ, और स्टडी करनी थी कि कश्मीर में क्या हो रहा है, और उस पे एनालिटिकल रिपोर्ट्स बनानी थी जो पेश करनी थी। लेकिन आप जाके वहां पे सेमिनार कर रहे हैं, वहां पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस तरह से ये मसला हल नहीं होगा। बल्कि मैं तो कहूंगी कि इंडिया जिस तरह काम कर रहा है, हमें सीखना चाहिए, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे दूसरे लोग हों, हाँ, उनको देखना चाहिए कैसे बात करते हैं। और दूसरी बात ठीक। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि जब एक कौमी मसला होता है, उसमें अलग अलग सियासी जमातें, अलग अलग नजरियात नहीं होते हैं, नेशनल पॉलिसी एक होती है। हाँ, वो चाहे हाँ, गवर्नमेंट चेंज हो, वो चाहे मार्शल लॉ आ जाए, वो चाहे कुछ भी हो। जिस तरह इंडिया में पिछले 7 डेकेड्स में एक पॉलिसी कश्मीर पे रही है, वही पॉलिसी अगर पाकिस्तान में होती, तो आज हाँ, इतनी बदतरीन सूरत हाल कश्मीर की नहीं होती जो हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आखिर में मुझे ये बताएं, आपका ताल्लुक चूंकि खुद वादी से है और मकबूजा कश्मीर से है, तो अब वहाँ पे क्या सूरत हाल है? ये जो लद्दाख का इशू हम देख रहे हैं, वहाँ पे कोई आपकी रिपोर्ट्स, जो आपकी ज़ाहिर बात होती है लोगों से, तो क्या कह रहे हैं वहाँ पे? क्या एज ऑफ टुडे क्या सूरत हाल है? कितना सुना है कि 1,000 से ज्यादा मुरबा मील का जो इलाका है वो उन्होंने छीन लिया है, तो अब क्या देख रही है? इसका हल क्या होगा? देखिए, अभी हमने देखा है कि आज मॉस्को में जो भारतीय वजीरी जो राजनाथ जी। डिफेंस हैं, दिफा के, और राजनाथ जी, उनकी और वहां पे चीनी वजीर दिफा के दरमियान बात हुई है। और अभी एक खबर आई थी कि दोनों बातचीत के जरिए मसले का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि लद्दाख में काफी डिप्लॉयमेंट है, री हुआ है इंडिया की तरफ से भी और उधर चीन की तरफ से, सूरत हाल बहुत कशीदा है। और जो रास्ता भी है वो कश्मीर से होके जाता है, और बहुत सारी जगहों पे जो मेन हाईवे है उसको भी बार बार बंद किया जाता है। वहां कश्मीर में वैसे ही लॉकडाउन में पिछले साल से हैं, और फिर कोविड भी आया, उसकी वजह से सूरत हाल खराब है। और अगर अब जंग हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि कश्मीरी इस वक्त किन हालात से गुजर रहे हैं, हाँ, जहनी बहुत दबाव मुश्किल। कितना है उन पर कि अगर जंग भी हो गई तो सबसे ज्यादा जो उसका खमियाजा होगा वो कश्मीरियों को उठाना होगा। चाहे चीन को बिल्कुल ठीक है। कोई नुकसान हो या फायदा हो, या इंडिया को, लेकिन हाँ, कश्मीरी जो है बहुत सहमे और घबराए हुए हैं इस वजह से। हम्म।
सही कह रही हैं आप, अल्लाह ताला उनकी मदद करे। और मेरी दुआ भी है और हमारी ख्वाहिश भी है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है उसके अंदर भी थोड़ी सी जान पड़े। और मेरी जो सफारतकार हैं हमारे, उनसे भी गुजारिश है, मैं पिछले कई सालों से ये बात कर रहा हूँ कि ये फॉरेन सर्विस है, ये फॉरेनर्स सर्विस है, तो इसको थोड़ा सा आप एक कमिटमेंट के साथ, एक पैशन के साथ फॉरेन सर्विस के अंदर जाके डिप्लोमेसी के अपने काम करें, क्योंकि आपकी हर चीज जो है वो पाकिस्तान का टैक्स पेयर जो है वो पे करता है। तो आपको उस और कुछ नहीं तो कम से कम उसके टैक्स के जो पैसे हैं उसको हलाल करना चाहिए। और जिस तरीके से कमिटमेंट नईमा जी ने बताई कि इंडियंस कर रहे हैं अपनी शो, आपको भी थोड़ी सी कम से कम उसको मैच करने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर में दुआ की मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतो माए खेचरा, तू दानी हिसाब कमो बेचरा। मुझे इसरा अक्साना को, नीमा महजूर साहबा के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। हाँ।